डोनाल्ड ट्रंप जो है अब तक कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को यूज करने वाले कॉन्टिनेंट या जिनके देश में ऊर्जा इस रास्ते से पहुंचती है, इसको सिक्योर करने की क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से भी आह्वान किया कि आप आइए, इसमें मदद कीजिए। कहीं से ढीला हवाली हुई, दूसरे राष्ट्रों ने मना कर दिया या जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। चाइना से भी हेल्प की बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, चाइना ने इनकार कर दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया। साउथ कोरिया से लेके अलग अलग राष्ट्रों से बात की, वो कह रहे हैं मंथन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन देर हो रही है। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका इतना सशक्त है, हम लोग सुपर पावर है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी एलाई की जरूरत नहीं है। तो यही समझने का प्रयास मैं करूंगा कि आखिर एक दिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए, एलाइज को सामने आना चाहिए। जब वहां से कोई सकारात्मक चीज नहीं आती तो दूसरे दिन वो कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले काफी हैं, एक अमेरिका अकेला सब पे काफी है। ये क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, या फिर वो बताना चाहते हैं कि देखिए मैं अकेला काफी हूं, एक अकेला डोनाल्ड ट्रंप, एक अकेला अमेरिका काफी है? अब इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे मन में जो सवाल है, मेरे साथ दो चेहरे मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मुझे यूके देवनाथ सर नजर आ रहे हैं। यूके देवनाथ सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको, जय हिंद कहता हूं, आपका बहुत स्वागत है मेरे इस पैनल पर। और मेरे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव सर मुझे नजर आ रहे हैं। संजीव सर नमस्ते, गुड इवनिंग, आपको भी जय हिंद। मैं शुरुआत यूके देवनाथ सर आपसे ही कर रहा हूं। प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अगर अमेरिका इतना ही पावरफुल है, इतना ही सुपर पावर है, डोनाल्ड ट्रंप जो कह दे वही सही है, ना खाता ना वही, जो ट्रंप कह दें वही बिल्कुल सही, वो दिन को रात कहे, रात को दिन कहे वही सही, वो एलाइज को कॉल करे कि भैया मदद कीजिए मदद कीजिए मदद कीजिए, मदद ना आए तो वो कह दें कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चलेगा क्या? रोहित, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपना खास दांव चल रहे हैं। ओके। ये समझना पड़ेगा कि वो एक बहुत बड़ी कमर्शियल या कहें तो फाइनेंशियल कंपनी के, रियल एस्टेट कंपनी के मालिक हैं। जो हम में से रियल एस्टेट में या किसी भी कंपनी में उच्च पद पर रह चुके हैं या स्टाफ में भी रह चुके हैं, हमें मालूम है कि ऊपर का जो नेतृत्व है वो अगर हर थोड़े थोड़े देर पर अपना काम करने का तरीका या अपनी भावनाओं को बदल दे, तो जो दूसरे आसपास के लोग होते हैं वो हमेशा डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, सकपकाए रहते हैं कि पता नहीं बॉस कब किस तरफ क्या बोल दे। सही बात है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का काम करने का तरीका है कि वह इस तरह के बयान देते रहते हैं कि दुनिया के किसी भी देश को ना पता लगे कि अब वो आगे किस तरह से सोच रहे हैं। ये कई बड़ी बड़ी कंपनियों के जो टॉप सीईओज होते हैं उनके सक्सेस की, कहते हैं ना, यूएसपी रही है। वह इसी दांव को खेल रहे हैं। अब जब वो कहते हैं कि दुनिया भर के देश, उन्होंने तो 7, 8, 9, 10, 11 देशों का नाम बोल दिया कि ये आके अपनी नेवी के शिप्स को वहां भेजें, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुला रखने में मदद करें। उन्हें मालूम था कि ऐसा नहीं करेंगे। हास्यास्पद बात देखो, शुरुआत करता हूं, उन्होंने चाइना को भी इस लिस्ट में घसीट लिया। अब भला चीन क्यों जाएगा अपनी नेवी के 2 या 4 शिप्स के साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ईरान के खिलाफ? वेरी ट्रू। चीन तो हमेशा से ही ईरान का पक्का दोस्त रहा है, हिस्टोरिकली। दूसरी बात, चीन का कच्चा तेल और गैस तो ईरान ने रोका भी नहीं है। सही बात है। 1 मार्च को सबसे पहले जो बयान आया ईरान की तरफ से कि जो मित्र देश हैं जैसे कि चीन, उसका कच्चा तेल वो नहीं रोकेगा, तो चीन भला क्यों अपनी नेवी भेजेगा वहां पर? सही बात है। इसी तरह से यूरोप के जो देश हैं, जो कि आप देख लीजिए, कुछ यूरोप के देश तो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल लेवल पे ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो स्पेन हो, चाहे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, नीदरलैंड है, काफी हद तक इंग्लैंड, फ्रांस, सब ने डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया डिप्लोमेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर। तो डोनाल्ड ट्रंप को पहले से भी मालूम था, यार ये जब डिप्लोमेटिक कूटनीतिक सपोर्ट नहीं दे रहे हैं इस युद्ध में, तो नेवी या आर्मी या एयरफोर्स को कैसे भेजेंगे? ठीक है। तो ये उनका बलवा, कंफ्यूजन फैलाने का तरीका है। जी, इफ यू कांट मेक इट कंफ्यूज इट। मैं वापस आऊंगा सर, और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो सीईओ वाली रणनीति आपने बताई, विल दिस मेक डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट अगेन और दिस विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन जल्दी से संजीव सर, मैं आपके पास आ गया। संजीव सर, आप भी मुझे अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। एक तरफ नो नीड ऑफ एलाइज, दूसरी तरफ मदद मांगना। एक पॉइंट तो देवनाथ सर ने क्लियर कर दिया, अब ऑब्वियसली इस कैनवस में आप भी रंग भरेंगे। प्लीज सर बताइए आपका ओपनिंग स्टेटमेंट इस पूरे घटनाक्रम पर।
देखिए रोहित जी, सर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है, जो उसका जो मिलिट्री का इस्टेब्लिशमेंट है, जी। वो बहुत ही बड़ा है, विशाल है, मैसिव है। और ईरान की इस्लामिक रिजीम तो उसके सामने कहीं भी नहीं ठहरती। लेकिन ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्तमान समय में जो जिस तरीके की जो मदद मांग रहा है, वो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ट्रांजैक्शनल जो उनका अप्रोच रहता है, कि उनको वो इस बात को जानते हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उससे पूरे विश्व का जो ऑयल का जो और गैस का जो ट्रेड होता है, 20% पूरे विश्व का जो एनर्जी का जो ट्रेड होता है उस रूट से होता है। तो उसमें सभी के हित उससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में वो जरूर उन्होंने एक प्रयास किया, एक कोशिश की कि अन्य जो पार्टनर्स हैं वो भी इस रूट को खुलवाने में, और जो एक तरीके का एक सेलेक्टिव जो ब्लॉकेट ईरान की इस्लामिक रिजीम ने वहां इम्पोज कर रखा है, उसको उसमें मदद करे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कोई मदद नहीं दी, और चाइना तो जाहिर है कि वो क्यों मदद करेगा इस तरीके की स्थिति में, जबकि चाइना के शिप्स आराम से वहां से मूव कर रहे हैं, भारत के शिप मूव कर रहे हैं। और ये जो ऐसे अमेरिका और इसराइल और उसके जो बहुत ही क्लोज राष्ट्रों को ही ईरान की इस्लामिक रिजीम IRGC ने टारगेट कर रखा है, एक ब्लॉकेट कर रखा है। तो ऐसे में उन्हें कोई सपोर्ट मिला नहीं। और दूसरा, जहां तक यूरोपियन एलाइज का प्रश्न है, यूरोपियन और अन्य पार्टनर्स का प्रश्न है, तो इस तरीके की सिचुएशन में कि जहां पर एक युद्ध चल रहा है, वो राष्ट्र भी बड़े संयम से काम ले रहे हैं। हाँ। और वो अपनी जो फिंगर्स है वो बर्न नहीं करना चाहते, अपनी उंगलियां नहीं जलाना चाहते इस आग में जो कि वहां पर चल रही है। तो ये जो और इसी तरीके की जो का अप्रोच है वो वेस्ट एशिया की कंट्रीज ने भी दिखाया है, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि ईरान उनके ऊपर हमले कर रहा है। उन्होंने बड़े संयम से काम लिया है, क्योंकि वो इस युद्ध में उतरना नहीं चाहते, क्योंकि यदि वो उसमें उतरेंगे तो ये एक रीजनल वॉर में भी बदल जाएगा, और ये पूरे उनके अपने जो भविष्य के एजेंडास को, डेवलपमेंट का जो एजेंडा है उनका, अपने आप को एक विकास के राह पर आगे बढ़ाने का, उससे डिरेल कर देगा। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन इतना कहने के बाद में मैं अवश्य कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं, इतने रिसोर्सेस हैं कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में स्वयं से भी कार्रवाइयां कर सकता है। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक यदि ऐसी स्थिति रही तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़े मिलिट्री एक्शंस ले सकता है, और उसमें उसकी स्पेशल फोर्सेस भी शामिल होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सिचुएशन है, उसमें अमेरिका इस बात की अपेक्षा नहीं कर रहा था कि कोई अन्य जो राष्ट्र हैं वो ईरान के विरुद्ध कोई युद्ध में शामिल हो। बस वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट को रिलीज कराने के लिए वो इस तरह की अपील कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई इनमें सफलता नहीं मिली है। और अमेरिका को ये लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, इसराइल के साथ ही लड़नी होगी। और लेकिन अमेरिका ऐसी लड़ाई को करने में जाहिर है कि भले से उसके पास रिसोर्सेज उसके भी लग रहे हैं, लेकिन वो करने में वर्तमान समय में सक्षम दिखाई देता है। ओके देव सर, प्लीज एक रिएक्शन जल्दी से दे दीजिए। जो मैंने सवाल आपसे पूछा, जो CEO पॉलिसी के बारे में आपने जिक्र किया, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और आपने चाइना का भी जिक्र किया। जैसे ही उन्होंने कहा कि चाइना को आगे आना चाहिए, मेरे मन में ऐसे सवाल आ गए कि अभी तो उनके अधिकारी भारत में आके कह रहे थे कि हम चाइना जैसी इकोनॉमी भारत को नहीं बनने देंगे। और ऑब्वियसली अमेरिका के सामने अमेरिका, शी जिनपिंग कुछ कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं, और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि कुछ ही वक्त में हो सकता है ट्रंप जो है शी जिनपिंग से मिलने आए, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं वो पोस्टपोन भी हो सकता है। लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, जो CEO वाली पॉलिसीज हैं, बिजनेसमैन ट्रंप को तो हम सब जानते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि बार बार मागा की बात करते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, और अमेरिका के अंदर ही तमाम बड़े चेहरे कह रहे हैं कि व्हाई आर यू फोर्सिंग अस टू बी इन अ स्टेट ऑफ वॉर। जी हाँ रोहित, हो ये रहा है कि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, असल में वो चाहते हैं कि मेक डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट फॉर एवर। ओके। उनके दिल में थोड़ी ख्वाहिश है कि शायद उनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल जाता दौड़ते दौड़ते, मिला नहीं। उनके दिल में ख्वाहिश थी नोबेल पीस प्राइज मिल जाए शांति दूत का, नहीं मिला नहीं। अब वो हथियार लेके दौड़ रहे हैं कि दुनिया में उनको विश्व विजय, जैसे हम चंगेज खान को, मंगोल्स को याद रखते हैं जी, तो वो सोच रहे हैं, यस, अलेक्जेंडर द ग्रेट को याद रखते हैं। वो सोच रहे हैं कि बंदूक लेके दौड़ते दौड़ते शायद भविष्य की पीढ़ियां उनको अमेरिका का चंगेज खान या अमेरिका का अलेक्जेंडर द ग्रेट के बराबर दर्जा दे देंगी। देखिए, ये एक पर्सनैलिटी की वीकनेस नहीं कहूंगा, ये एक पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ होती है। ओके। कई लीडर्स जो होते हैं वो इस तरह से करके ना सिर्फ अपने शत्रु को बैकफुट पे रखते हैं, वरन अपने साथियों को भी ये समझना पड़ेगा।
अपने साथियों को, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं पीयर ग्रुप, अपने के बराबरी के जो दूसरे लोग हैं उनको भी बैकफुट पे रखते हैं, ताकि कोई अगले दिन सुबह उनसे ये ना कह सके सर आपका आदेश क्या है। होता क्या है बताइए, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, राजनीतिक कूटनीति दृष्टि से उन्होंने जो भी कहा है, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जैसे हमारा विदेश मंत्रालय, पूरी वहां जो आम जो प्रोफेशनल जैसे भारत में होते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वो सारे सकपका गए। उनको समझ नहीं आता कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या एडवाइस दे, क्या कंसल्टेंसी दे। कभी बोलते हैं कि कनाडा हमारा 51st स्टेट है, कभी बोलते हैं पनामा कैनाल हमारा है, कभी कहते हैं कि बहुत जल्दी हम ग्रीनलैंड को लेने वाले हैं। सही बात। कभी कभी जेलेंस्की को बुलाकर टीवी में लाइव, जब 10 कैमरे चल रहे हैं उसमें वो जेलेंस्की को लाइव शो में डांट देते हैं, हड़काते हुए नजर आते हैं। सही बात है। हाँ। True. तो यह उनकी मानसिक कमजोरी नहीं है, बहुत ही डेलिब्रेट तरीके से सोच समझ के वो इस रणनीति को अख्तियार करते हैं। आप देखेंगे कि दुनिया में कई ऐसे लीडर हैं जो कि अब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पता नहीं कब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाल चलें और उनको भी टीवी के सामने बिठाकर डांट दें। सही बात है। तो जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, इस युद्ध में उनका ये विचार है कि ईरान का जो कच्चे तेल का भंडार है, गैस का भंडार है, दुनिया में बहुत विशाल भंडार है, 209 बिलियन बैरल। ठीक है। तो वो चाहते हैं कि वह हमेशा हमेशा के लिए कि अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप के दोस्तों का नाम आप देखिए, सारे कैपिटलिस्ट हैं, रिपब्लिकन पार्टी के सारे धनाढ्य हैं। सही बात है। सारे बड़ी बड़ी तेल और गैस कंपनी के मालिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इन सबको ईरान में स्थापित किया जाए, इन्हीं की वहां तेल और गैस की कंपनी खुल जाए, इन्हीं के ड्रिलिंग वहां लग जाए, ऑयल की जो रिफाइनरीज हो ये लोग ही डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त वहां चलाएं या बनाएं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, किस देश को बेचना है या नहीं बेचना है, चीन को नहीं बेचना है, या किस देश को सस्ते में देना है, महंगे में देना है, सब वो डिसाइड भारत करेंगे। को, चीन को महंगे में देना है। डोनाल्ड ट्रंप वो खेल खेलना चाहते हैं, ठीक है। इससे वो दुनिया पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं। ओके ओके, संजीव सर प्लीज। संजीव सर, अभी हमने देखा, अभी सर ने भी जिक्र किया ग्रीनलैंड का, मैंने लिखा हुआ था अपनी डायरी में, लेकिन आप जैसे एक्सपर्ट्स आते हैं ना, तो मुझे कुछ लिखने पढ़ने देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं जो लिखूंगा उससे पहले आप वो स्क्रीन पर बोल देते हैं, मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है काम। लेकिन संजीव सर मुझे बताइए, एक वक्त पर हम देखते थे कि अमेरिका और ग्लोबल लीडरशिप दोनों साथ साथ चलता था। अमेरिका ने जो कहा ग्लोबली हर कोई उसको एंडोर्स भी करता था, जस्टिफाई भी करता था, मानो कि हर कोई विश्वास करता था कि सुपर पावर अमेरिका क्या कह रहा है या प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के टेन्योर में, अगर मैं ग्लोबल लीडरशिप और अमेरिका के नेतृत्व की बात करूं, ये कितने साथ साथ आप पा रहे हैं? देखिए रोहित जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जरूर वो एक सुपर पावर है, और जाहिर है कि वो जिस तरीके से अपनी दावे को करता रहा कि वो डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का, रूल्स बेस्ड ऑर्डर का कस्टोडियन है, उसको वो डिफेंडर है उसका, इस तरीके के जो दावे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता रहा है, जाहिर है कि उसके ऊपर पहले से ही अनेक तरीके के सवालिया निशान लगे हुए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो लीडरशिप में जो ट्रस्ट डेफिसिट जरूर रहा है, और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अनेक तरीके के जो डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं उसकी वजह से दिखता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के दौरान तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात कही, इतना बड़ा विशाल राज्य जिसकी की राष्ट्र, जिसकी की अपनी जो स्वयं की पहचान है, आइडेंटिटी है, G7 का मेंबर है, उसको आप कह रहे हैं कि वो आपका 51st स्टेट है। तो आप फिर किस आधार पर यूएन लेड ऑर्डर, जो वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने का और उसके जो रूल्स को आपने जो खुद ही बैठ के लिखा और उसके आप पार्टिसिपेंट रहे हैं, और आप उसको स्वयं से वायलेट करने की जब बातें करते हैं तो उसका ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ेगा। उसी तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, उनकी धर्मपत्नी को उनके ऑफिस से, उनके बेडरूम से उठा ले जाना और कैप्चर कर लेना, ये आखिर किस तरीके का रूल्स बेस्ड ऑर्डर को सम्मान करना हुआ? ये तो उसको तार तार कर देने वाली बात हुई, उसको पूरी तरह से डिसरप्ट करने वाली बात हुई। फिर उसके बाद अभी अब ग्रीनलैंड, जो कि आपके एक बहुत ही क्लोज नेटो के एलाई का, डेनमार्क की टेरिटरी है, उस पे आप कहते हैं कि हम कब्जा करेंगे, और इस तरीके की अब यूरोप के साथ भी जो है टकराव मोल ले रहे थे। तो ऐसे में
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर जो पहले से ही एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है वो और अधिक गहरा हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। True, sir. और ये जो अगर डोनाल्ड ट्रंप का इसी तरीके का बिहेवियर रहा तो ये अमेरिका की आगे आने वाली लीडरशिप के लिए बहुत चैलेंज पैदा करने जा रहा है। अभी आपने देखा किस तरीके से नेटो के राष्ट्रों ने उनको साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप इसमें हमें सपोर्ट दीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में कोई साथ में नहीं आया। और मैं ऐसा मानता हूं कि यदि पहले का समय रहा होता तो संभव है कोई और राष्ट्रपति अगर होता तो ये नाटो के जो राष्ट्र विचार करते, इसके बारे में सोचते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से कह दिया कि नहीं, हम इसमें हमको आपका कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये इस बात को दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लीडरशिप के ऊपर उनके जो क्लोज एलाइज और पार्टनर्स देखिए, जो जिनके साथ अमेरिका की नहीं बनती, अब ईरान के साथ नहीं बन रही, लेकिन डील हर एक प्रेसिडेंट करना चाह रहा था। कमला हैरिस कह रही थी कि ओबामा से बेहतर डील मिली डोनाल्ड ट्रंप को। ओमान में बैठकर ये लोग टेबल पे बैठ के चाय कॉफी पीते हुए बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद बातचीत का सिलसिला जारी था। उस वीक बातचीत और होनी थी, उससे पहले खामनेई को एलिमिनेट कर दिया। और कल ही ईरान ने कहा कि छोटा शैतान बड़ा शैतान। हर कोई समझ रहा है वो किसको छोटा शैतान कह रहे हैं, किसको बड़ा शैतान कह रहे हैं। और जो दुश्मन मुल्क हैं या जिनसे अमेरिका की नहीं बनती, वहां पर ट्रस्ट डेफिसिट ठीक है, लेकिन जो अपने साथी थे जिनके लिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने बताया यूरोप को कि कैसे डिफेंस की चीजों को आगे बढ़ाना है, आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं, वो अब डोनाल्ड ट्रंप से कन्नी काट रहे हैं। तो ये दिक्कत है कम से कम अमेरिका के लिए। और अगर इससे अमेरिका ग्रेट अगेन हो रहा है तो गॉड नोज। मेरे को जानकारी मिली, अमृतांशु सर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं। अमृतांशु जी, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, नमस्ते कर रहा हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं एक अकेला काफी है, अमेरिका अकेला काफी है, डोनाल्ड ट्रंप अकेले काफी है। तो फिर जो फोन कॉल्स किए थे या जो एलाइज को कहा था, कॉल किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाओ 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 खुलवाओ, वो सब क्या था? कई बार कहते हैं ना, थोता चना बाजे घना। अमृतांशु जी, मैं आपके पास आ गया। अमृतांशु सर, प्लीज मुझे बता दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के इस, वैसे भी उनको अनप्रिडिक्टेबल ट्रंप कहा जाता है, 2.0 का टेन्योर आप देख लीजिए, जिनसे नहीं बनती वहां पर तो ट्रस्ट डेफिसिट है ही है, जैसा संजीव सर ने जिक्र किया। जो अपने दोस्त थे, जो अपने एलाइज थे, जिनके साथ बैठ के चाय कॉफी बहुत सारी चीजें चली, अब वो भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट दिखा रहे हैं। और मुझे तो प्लीज आप समझा दीजिए डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं। पहले कह रहे थे नोबेल, मैंने 7 से 8 वॉर रुकवा दी, 7 से 8 वॉर रुकवा दी, नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज। फिर ओमान में बातचीत चली रही थी ईरान के साथ, उधर ईरान में एयर स्ट्राइक्स कर दी और जंग शुरू कर दी, पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दिया। अब ये हेडलाइंस मैनेजमेंट ज्यादा है, उनकी स्ट्रेटेजी कम है, और वाइस वर्सा। योर ओपनिंग स्टेटमेंट सर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप डिप्राइव करना चाह रहे हैं चाइना को उसके एनर्जी रिसोर्सेज से, ताकि जो चाइना यूएस का समिट होने वाला है वो उसमें कुछ निगोशिएटिंग कार्ड डोनाल्ड ट्रंप के पास हो। लेकिन ये हो पाता, इतनी जल्दी हो पाता, उन्हें लगा वेनेजुएला एक्सपेरिमेंट के बाद कि ये भी एक हफ्ते में निपट जाएगा। हाँ। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और ना होता हुआ नजर आ रहा है। अब तो ईरान भले ही सारा कुछ उसके पास असला खत्म हो गया हो या कोई भी प्रचार कुछ भी करता हो, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो उसने ब्लॉक कर दिया है और चाइना को सप्लाईज ऑन है। सही बात है। और ईरान जिसको चाह रहा है उनको सप्लाई होने दे रहा है। तो एक बहुत अजीब स्थिति पैदा हो गई है अमेरिका के लिए, क्योंकि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहते नहीं है। अब बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए वो चाहते हैं कि कोई और आगे आकर के ये बूट्स ऑन द ग्राउंड की कहानी जो है, क्योंकि एक बार बूट्स ऑन द ग्राउंड हो गया तब तो वो इन्वेजन है। सही बात है। इन्वेजन मोड में जाना नहीं चाहते, वो बाहर से ही चाह रहे हैं कि चीजों को संभाल लें। वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इधर गैस की किल्लत, एनर्जी प्रोडक्ट्स की दिक्कत, वो चारों तरफ दुनिया में महसूस हो रहा है। 40% सप्लाई रूट अगर आप चोक करेंगे तो इंपैक्ट तो आएगा ही। और ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका पे नहीं आएगा इंपैक्ट। जो अमेरिका के अलाइज हैं उनको इकोनॉमिकली जो है बॉम्बार्ड करके उनको परेशान कर रहे हैं। सही बात है। जो अमेरिका के सप्लायर्स हैं, जैसे जो सऊदी जीसीसी कंट्रीज हैं, वो सारे अमेरिका के एनर्जी सप्लायर्स हैं और वो डॉलर्स में ट्रेड होता है। और वो डॉलर्स का जो इनपुट जाना था
जो जाता है उसका बेनिफिट अमेरिका को, वो भी अमेरिका को डिप्राइव हो रहा है। सही बात है। और वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है अमेरिकन इकोनॉमी का। तो ये जानते थे ये लोग कि ईरान का प्लेबुक जो है क्लियर कट है। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड disturbance of American bases and American alliance partner in the Arabian subcontinent। ठीक है, मतलब हर तरफ से मुंह की खानी पड़ी है ट्रम्प को। देव सर प्लीज एक रिएक्ट कर दीजिए। देवनाथ सर, मैं तो यही सुन रहा था पहले दिन से कि भैया हमें ये जो इस्लामिक रिजीम है इसको चेंज कर देना है। वो हुआ नहीं हुआ, आप ही मुझे बताइए। कहा तख्ता पलट करेंगे, अपने हिसाब से सरकार बनाएंगे, वो भी बिल्कुल नहीं हुआ। अपने जो साथी थे गल्फ कंट्रीज, जिनको भरोसा अमेरिका देता था, इजराइल देता था कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं, अगर उनकी मिसाइलें आएंगी तो हमारा आयरन डोम है ना, हमारा गोल्डन डोम है ना, हमारा पैट्रियट है ना, हमारा थाड़ है ना, आपको बचाएगा। लेकिन दुबई से लेके, यूएई में लेके, बहरीन से लेके, कतर से लेके, ओमान से लेके, कहाँ हैं वो सारी चीज़ें? तो वहाँ पर भी तो उनके मन में भी तो ये चीज़ें आई हैं कि अमेरिका ने बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन असर तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा भी हो रहा है। रोहित, हुआ ये है कि इस युद्ध के बाद अमेरिका की जो वैश्विक साख है वो काफी नीचे गिर गई है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुनिया के काफी सारे देश जो कि अमेरिका की छत्र छाया में रहते हैं, अरब देशों की तो बात ही छोड़ दें, दूसरे देश जो अमेरिका की छत्र छाया में हैं, जैसे कि ताइवान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, जापान, ये सारे देश जो हैं अपनी अमेरिका के साथ जो रिलेशंस हैं उसको पुनर्विचार करेंगे। दूसरी बात, ये सारे देश भविष्य में कोशिश करेंगे कि वह अमेरिका के ऊपर कम से कम निर्भर रहें। शायद ये सारे देश अपनी डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे और हम देखेंगे एक दौर ऐसा आएगा जहां ये सारे देश शायद आपस में ही अपना एक तरह का गठबंधन बना लेंगे। ठीक है। शत्रु के खिलाफ। ओके। अमेरिका के बगैर। अमेरिका को क्या इससे नुकसान होगा? ये निर्भर करता है कि जब ये देश अपने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें अमेरिका पे भरोसा नहीं है, तो वो हथियार कहां से लाएंगे? क्या वो हथियार दूसरे देशों से ले लेंगे? सही बात। समझिए, एक एग्जांपल देता हूं कि अगर फिलीपींस डिसाइड करता है कि वो अमेरिका पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो वो कहां से हथियार लेगा? अगर वो हथियार ले लेता है भारत से, समझिए रूस से, फ्रांस से या इंग्लैंड से, फिर तो अमेरिका को दूरगामी दुष्परिणाम झेलने होंगे। लेकिन अमेरिकन डिप्लोमेट्स बहुत ही चतुर हैं रोहित। वो क्या करते हैं कि इन सब देशों में यंग डिप्लोमेटिक कैडर को पकड़ लेते हैं। ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अमेरिका क्या करता है कि दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एशिया के काफी सारे देश हैं, इन सब देशों में क्या करता है कि यंग जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, डिफेंस ऑफिसर्स हैं, उनको वो ट्रेनिंग के लिए, साइंटिस्ट भी हैं सरकारी, ट्रेनिंग के लिए अमेरिका ले जाता है। तब उनकी उम्र होती है 30 साल 35 साल, और उनको इस तरह से वो 2 साल में ट्रेन करते हैं कि जब वही साइंटिस्ट, वही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 30 साल के बाद उच्च पद पर होता है, तो वो हमेशा अमेरिका 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 ऐसे सोचता है। इंपॉर्टेंट जी, इंपॉर्टेंट सर। अब इसी चीज़ पर, क्योंकि अमेरिका के डिपेंडेंसी को लेकर बात हुई है, आपने बोला कि खासतौर पर गल्फ कंट्रीज या दूसरे राष्ट्र अपने आसपास के राष्ट्रों के साथ मिलकर अपना कुछ अलाई बना ले, यानी अमेरिकन डिपेंडेंसी पर भी ये एक ईरानी स्ट्राइक है। महायुद्ध का 18वां दिन और अभी भी हर तरफ तबाही है। दोनों तरफ से अग्रेसिव अंदाज में स्ट्राइक जारी हैं। ईरान अलग अलग दावे कर रहा है, ईरान लगातार ये कह रहा था, और अराक्ची ने यूएन सेक्रेटरी से भी बात की है। अराक्ची ने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन किया है यूएन सेक्रेटरी के साथ। गुटरेस हैं, एंथनी गुटरेस, उन्होंने कहा है कि आप इसमें कुछ तो बात कीजिए। यूएन हमेशा बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, यहाँ देख लीजिए क्या कुछ हो गया, हमारे सुप्रीमो को मार दिया, हमारे स्कूलों पर अटैक हो रहे हैं, अस्पतालों पर अटैक हो रहे हैं। वेयर इज यूएन? एंथनी गुटरेस से बात हुई है अराक्ची की, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ है दोनों ही चेहरों के बीच। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची, उन्होंने इस बारे में जानकारी साझा की है कि उन्होंने बात की है यूएन में, बताया है ताज़ा परिस्थितियाँ क्या है। तो ठीक है, हर कोई अपने अपने तरीके से बातचीत का सिलसिला भी लगातार जारी रख रहा है। ईरान इस वक्त कोशिश यही कर रहा है कि हर एक प्लेटफॉर्म पर वो बता सके कि उसने युद्ध शुरू नहीं किया, उस पर यह युद्ध थोपा गया है।
मैं सीधा अपने गेस्ट के पास जा रहा हूं। मेरे को जानकारी है मेरे साथ पटनायक सर भी जुड़ चुके हैं। पटनायक सर, इफ यू कैन लिसन टू मी, इफ यू आर हियरिंग मी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब हम अकेले काफी हैं। मिडल ईस्ट में, ईरान में कुछ भी करने के लिए किसी एलाई की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप एक मिडल ईस्ट एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज आप मुझे बता दीजिए मिडल ईस्ट के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान या उनका ये रिएक्शन क्या मैसेज दे रहा है, क्या मैसेजिंग है, क्या नैरेटिव है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो मैसेज है मेरे ख्याल से इतना वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप खुद नाटो नेशंस का सपोर्ट मांग चुके हैं, इवन जापान का भी सपोर्ट मांग चुके हैं। तो इसीलिए इस टाइप का स्टेटमेंट मेरे ख्याल से ग्लोबल कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है। हमारा एट द प्रेजेंट मोमेंट नीड ऑफ द आवर इज टू मेंटेन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। आप देखिए, अगर आप लारिजानी जो है इनको दावा कर रहे हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ थे इनको मार दिए हैं, इसके बाद बासिज फोर्सेस का कमांडर को मार दिए हैं। लेकिन बात है कि मेरा ये स्पष्ट बोलना है कि ईरान का जो सिस्टम है वो काफी मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। क्योंकि मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर कितना, जो इनका धार्मिक संस्थान है, इनका एक गणतांत्रिक संस्थान है, एक सैनिक संस्थान है। जो धार्मिक संस्थान है इस सिर्फ विलायती फकीह जो रिलीजियस लीडर खामेनेई नहीं है, इनके साथ कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जो बहुत ही पावरफुल है। आप देखिए जो आपका काउंसिल ऑफ गार्जियन से पर्टिकुलरली सुराय निगाहबंद, इसके बाद में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो सुराय खुबरगान है, इसके बाद मसरत निजाम जो एक्सपेडिएंसी काउंसिल है, ये है इनका डीपली स्ट्रक्चर्ड रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है। इसके बाद में आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उसमें पेजेक्शन साहब है और आपका ईरानियन आर्मी भी है। तो मेरा ये कि इसके बाद में आप ये देखिए कि इनका जो ज्योग्राफिकल टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट है, जो है डिसेंट्रलाइज्ड मोजाइक डिफेंस फोर्सेस 31 प्रोविंसेस में फैले हुए हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि टू व्हाट एक्सटेंड ट्रम्प्स पॉलिसी विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि अगर आपको जेन्युइनली रेजिम चेंज करना है तो आपको ग्राउंड फोर्सेस उतारना पड़ेगा। अगर आप ग्राउंड फोर्सेस नहीं उतारेंगे तो मेरे ख्याल से रेजिम चेंज सिंपली इम्पॉसिबल। ओके प्रोफेसर पटनायक, मैं 30 सेकंड और आपको दे रहा हूं। संजीव सर तुरंत आ रहा हूं आपके पास। प्रोफेसर पटनायक प्लीज मुझे बताइए, अभी कल ही तो ईरान की तरफ से भी आह्वान किया गया ना, ईरान ने कहा कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, एक छोटा शैतान है, एक बड़ा शैतान है। मिडिल ईस्ट में इस आह्वान के बाद कुछ चुगबुगाहट है कि नहीं है? देखिए, जो ईरान का जो स्टेटमेंट तो अलग है, क्योंकि उसमें जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे ये डीपली एक है एंट्रेंस्ड कॉन्फ्लिक्ट। उसको अगर आप इतिहास को देखेंगे बहुत ही डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये सिर्फ आप पावर शो का नहीं है, रीजनल पावर स्ट्रगल नहीं है, उसमें एक कल्चरल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि जो इजराइल का जो एग्जिस्टेंस है इनका ऑलवेज एक थ्रेटेंड है, किसका थ्रो में, बेसिकली जो है आपका ईरानियन रेजिम जो शियाइट रेजिम वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द जायनिस्ट स्टेट ऑफ इजराइल में बिलीव करते हैं। तो इसीलिए ये जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्शन डीपली फैला हुआ है। तो मेरे ख्याल से रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इतना इजी नहीं है ईरान और इजराइल का बीच में। डन सर। एक क्विक कमेंट सर, संजीव सर, क्विक कमेंट। अमेरिकन डिपेंडेंसी पर ईरानी स्ट्राइक, ट्रू और फॉल्स? देखिए, जैसा अभी प्रोफेसर पटनायक ने भी कहा, मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि ये जो पूरी ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी जो जेनेसिस है, उसके जो रीजन्स हैं वो बहुत गहरे हैं। और उसको हमें समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर अपनी जगह पे है, डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम के प्रति जो अमेरिका की, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप रही हो या रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप रही हो, सारे आप राष्ट्रपतियों को उठा लीजिए 1979 ऑनवर्ड्स, सभी ने ईरान की इस्लामिक रिजीम को टारगेट करने की बातें सोची। अंतर यही हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसे कर दिया है। ये अन्य राष्ट्रपति, लेकिन उस पर वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं ये देखने वाली बात होगी। इस पर भी आकलन जरूर मैं आपसे लूंगा। संजीव सर, एक क्विक कमेंट अमृतांशु जी, देन 20 सेकंड्स देव सर। अमृतांशु जी, देखिए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा घबराहट अमेरिका को है डी डॉलराइजेशन को लेकर के। समझ रहा हूं। और इंटरनेशनल करेंसी में जो इंटरनेशनल ट्रेड है
उसमें डॉलर का इस्तेमाल कम होना हाँ। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, Done. जिससे उनका पूरा का पूरा रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा। ओके और ये है उसको मन में बचाने हिटलिस्ट, के ये लिए इसी चीज वो पर कुछ भी सारी कर चीजें हो सकते रही हैं, कुछ भी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। 20 सेकंड देव सर प्लीज कंक्लूड कीजिए, क्विक कमेंट सर, यहां से आगे क्या? यहां से आगे मैं डॉलर पे ये कहानी बढ़ाऊंगा। अमेरिका बढ़ाइए। चाहता है कि ईरान का कच्चा तेल भी डॉलर में बिके। हाँ। अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर के देश डॉलर में ही ईरान का कच्चा तेल खरीदे, और इससे जितना फायदा होगा वो डॉलर अमेरिका के बैंक में जमा हो। जी डन, थैंक यू सो मच। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, देव सर थैंक यू, संजीव सर थैंक यू, प्रोफेसर पटनायक थैंक यू सो मच, अमितांशु जी आप जुड़े मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज की इस बहस पे इतना ही, सार्थक चर्चा में इतना ही, आगे भी आपके साथ जुड़ूंगा, पैनल सजेगा। फिलहाल आज इतना ही।